हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फ़ा 9 10th 11th में। तो आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को क्लास 10 की बायोलॉजी और महत्वपूर्ण अंतर की, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम उस डिफरेंस का डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं और हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ओके। और इसके पीछे की जो भी टॉपिक आपकी हो रही है हर एक क्लास को आपको देखनी, क्योंकि सारे टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत है भाई आज की क्लास में। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है मैं डिस्कस करूंगी कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रुधिर और लसिका में अंतर क्या। रुधिर और लसिका में क्या अंतर होते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है रुधिर और लसिका में अंतर, यानी रुधिर क्या होता है और लसिका क्या होती हैं, इन दोनों में मुख्यतः क्या अंतर होते हैं। ठीक है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, रुधिर एवं एवं रुधिर एवं लसिका में, किसमें, लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, क्या है, रुधिर एवं लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी रुधिर क्या है और लसिका क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। रुधिर और लसिका क्या है और इन दोनों में क्या अंतर होते हैं, आपको ये बताने हैं। ओके, तो एक साइड आप क्या लिखोगे, रुधिर लिखोगे। ठीक, एक साइड आप हेडिंग डालोगे रुधिर यानी कि ब्लड। ठीक, एक साइड रुधिर, रुधिर को हम कहते हैं ब्लड। ठीक है, और एक साइड आप लिखोगे, हेडिंग डालोगे लसिका। क्या डालोगे, लसिका डालोगे, और लसिका को हम कहते हैं लिम्फ। ठीक है, तो रुधिर और लसिका में अंतर क्या होते हैं। क्या आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो कि रुधिर और लसिका में एक डिफरेंस को बता सकता है कि ब्लड क्या होते हैं और लिम्फ क्या होते हैं, हम किसको ब्लड कहते हैं और किसको ही हम लिम्फ कहते हैं। क्या कोई बता सकता है, बताइए। ठीक, तो सबसे पहली पॉइंट्स आप ब्लड में क्या लिखोगे, यह गहरे लाल रंग का संयोजी उत्तक है। क्या लिखोगे, पहली पॉइंट्स, यह गहरे लाल रंग का, कैसा है, यह गहरे लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है। यानी ये गहरे, और गहरे के साथ कैसा, लाल रंग का, और लाल रंग के साथ साथ कैसा, ये तरल संयोजी उत्तक है। ठीक, तो क्या लिखोगे, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी संयोजी उत्तक है। तो गहरे लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक कौन है, तो ये जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड है, ब्लड को हम क्या कहेंगे कि गहरे लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, और लिम्फ को क्या बोलेंगे, यह रंगहीन तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, इसमें आप पॉइंट्स को ऐड करोगे, यह रंगहीन, क्या है, यह रंगहीन, रंगहीन तरल, ठीक है, तरल संयोजी, ठीक है, रंगहीन तरल संयोजी उत्तक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये रंगहीन होते हैं। रंगहीन का मतलब, रंगहीन हम किसको कहते हैं, जिनका कोई रंग ना हो। रंगहीन हम किसको कहेंगे, जिसका कोई रंग ना हो उसको हम कहते हैं रंगहीन। तो ब्लड हमारा क्या है, लाल रंग का है, और ये संयोजी उत्तक यानी कि तरल संयोजी उत्तक है। और लिम्फ भी हमारा तरल संयोजी उत्तक है, लेकिन ये रंगहीन है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं है।
ठीक है, आगे क्या लिखोगे, रुधिर में, नेक्स्ट पॉइंट, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, ये आप लिख सकते हो ब्लड में, ठीक है, ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, शॉर्ट में लिख सकते हैं ना आरबीसी, ठीक है, आरबीसी पाई जाती है जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, तो ब्लड में आरबीसी, ठीक है, फुल फॉर्म तो जानते हो, तो आरबीसी पाई जाती है, ठीक है, ये जो ब्लड है इस ब्लड में क्या है, आरबीसी पाई जाती है, ठीक है, जिनमें क्या, जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, जिनमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन, क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, क्या होंगे, हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक, तो ब्लड में आरबीसी पाई जाती है जिनमें हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है, लसिका में क्या लिखेंगे, रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, यानी कि लिम्फ में, लिम्फ में आरबीसी, ठीक है, आरबीसी नहीं पाई जाती है, आरबीसी नहीं पाई जाती, क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये रंगहीन है, क्या है, क्या है, ये रंगहीन है, रंगहीन का मतलब जब इसका कोई रंग ही नहीं है, ये रंगहीन है, अब इसका कोई रंग ही नहीं है तो इनमें आरबीसी का क्या है, अभाव है, ठीक, इनमें क्या है, आरबीसी का अभाव है, ठीक है, आगे क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ब्लड में, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड में ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में प्रोटीन, ठीक है, क्या, प्रोटीन, प्रोटीन अधिकांश मात्रा में, ठीक है, अधिकांश मात्रा में, तो अधिकांश मात्रा में, मात्रा में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, लिम्फ में क्या लिखोगे कि लिम्फ में प्रोटीन, ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, लिम्फ में प्रोटीन, ठीक, लिम्फ में प्रोटीन, लिम्फ में प्रोटीन अपेक्षाकृत, क्या, अपेक्षाकृत कम मात्रा में, अपेक्षाकृत कितना, कम मात्रा में, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो ब्लड हमारा क्या है, पाए, ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, लिम्फ भी तरल संयोजी ऊतक है, ब्लड रंगीन है और लसिका क्या है, रंगहीन है, यानी कि हमें कह सकते हैं इसका जब रंग नहीं है तो कैसा होगा, लाल रंग का होगा, ब्लड में आरबीसी कोशिकाएं पाई जाती हैं और आरबीसी कोशिकाओं के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, लेकिन लिम्फ में आरबीसी नहीं पाई जाती है, जब आरबीसी नहीं पाई जा रही है तो जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है इनका भी क्या होगा, अभाव होगा, इसी तरह ब्लड में जो प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और लिम्फ में बात करें हम तो प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, ठीक, इतनी आगे, इसके आगे इसमें क्या नोट करोगे, इसके आगे नोट करोगे, एक दो पॉइंट और आप नोट कर लो इसमें, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड व वर्ज्य पदार्थ की मात्रा, ठीक है, तथा मात्रा में होते हैं, कम मात्रा, या हम कह सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है, यानी कि क्या लिखोगे, ब्लड में, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड में, ब्लड में O2 की मात्रा, O2 की मात्रा, ठीक है, O2 की मात्रा अधिक होती है, O2 की मात्रा अधिक पाई जाती है, ठीक है, अधिक पाई जाती है, और लिम्फ में क्या लिखोगे कि लसिका में, है ना, या लसिका लिखो या तो लिम्फ लिखो, बात एक ही है, तो इसमें क्या लिखोगे, लिम्फ में, यानी कि लसिका में, लिम्फ में O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, कम पाई जाती है, क्योंकि ध्यान देना ये जो हमारा ब्लड है,
ब्लड में आरबीसी, देखो ब्लड की हम बात करते हैं तो ब्लड तो हमारा बहुत कई सारी चीज़ों से, प्लाज्मा से, ब्लड सेल से मिलकर बना है। तो ये जो ब्लड में जो आरबीसी होता है, आरबीसी के द्वारा ही, या हम कह सकते हैं कि ब्लड का कार्य ही होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी गैसों का विनिमय करना, या हम कह सकते हैं गैसों का परिवहन करना। क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही हमारे हर एक बॉडी में, हर एक अंग में ऑक्सीजन जाता है, और ब्लड के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और उसको हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और लिम्फ में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। क्यों कम है? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, लिम्फ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं होता। तो जिसमें परिवहन होता है उसमें उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? तो ये होते हैं आपके ब्लड और लसिका में अंतर। और आपके 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, ठीक है, 17 के साथ साथ आपके 19 में, 22 में, 23 में ये जो क्वेश्चन है, यानी कि रुधिर और लसिका में अंतर क्या होती हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, ये रुधिर और लसिका में अंतर क्या होते हैं पूछा गया है। ठीक, क्लियर सभी बात, सभी बच्चों क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला डिफरेंस क्या है, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन श्वासोच्छ्वास। सेकेंड क्वेश्चन ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, श्वासो, ठीक है, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो श्वासोच्छ्वास एवं तथा श्वसन में अंतर कीजिए, तथा श्वसन में अंतर कीजिए। क्या कीजिए, श्वासोच्छ्वास तथा जो श्वसन में अंतर कीजिए। ठीक है, या लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन, लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। ओके, तो एक साइड आप क्या लिखोगी, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, एक साइड आप हेडिंग क्या डालोगी, श्वासोच्छ्वास, और दूसरी साइड हेडिंग डालोगे रेस्पिरेशन। यानी कि एक साइड आप हेडिंग डालोगे ब्रीदिंग और दूसरी साइड हेडिंग क्या डालोगे आप, रेस्पिरेशन। ठीक, तो हेडिंग डालो, एक साइड लिखोगी श्वास, यानी कि ब्रीदिंग, और दूसरी साइड क्या लिखेंगे, श्वसन। अक्सर करके हम इसको देखो, श्वासोच्छ्वास को हम सांस लेना भी कह सकते हैं। तो अक्सर करके बच्चे श्वासोच्छ्वास में और श्वसन में, यानी कि श्वसन की डेफिनेशन क्या कह देते हैं कि ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, यही क्रिया हमारी श्वसन यानी सांस लेना कहलाती है, सॉरी श्वसन कहलाती है। ठीक है, ठीक है, देखो पहली पॉइंट क्या लिखोगे, यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। क्या लिखोगे, श्वासोच्छ्वास में पहली पॉइंट लिखोगे कि यह एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, क्या लिखोगे, यह एक भौतिक क्रिया है भौतिक क्रिया है जिसमें शरीर O2 को यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है
ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। क्या करेगा? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा CO2 का बहिक्षेपण करता है। क्या करेगा? बहिक्षेपण। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका क्या करेगा? बहिक्षेपण करता है। ठीक है, तो ये आपने किस में लिखा? श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत। यानी श्वासोच्छ्वास में क्या लिखोगे? यह एक भौतिक क्रिया है। यानी जो श्वासोच्छ्वास होती है ये कैसी है? यह एक भौतिक क्रिया है और जिसमें शरीर को ग्रहण करता है, यानी जिसमें शरीर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। श्वसन में क्या लिखोगे? यह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, श्वसन में क्या लिखोगे? यह जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक, ठीक है, जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का, किसका? जिसमें ग्लूकोज, ठीक है, तो जिसमें ग्लूकोज यानी C6H12O6, तो जिसमें ग्लूकोज का, ठीक है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, तो जिसमें ग्लूकोज का क्या है? पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा एनर्जी, है ना, तथा क्या लिखेंगे? एनर्जी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये होता है श्वासोच्छ्वास और श्वसन में पहला अंतर। यानी कि जो ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग क्या है? एक भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया में क्या हो रहा है? हम जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। ये क्या है? फिजिकली, ठीक है, क्या है? फिजिकली रिएक्शन है। ओके, इनमें क्या हो रहा है कि जो हमारी बॉडी है वो ऑक्सीजन को अंदर कर रही है, यानी शरीर ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, या हम इसको कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का, है ना, जिसमें शरीर O2 को ग्रहण करता है, या हमें कह सकते हैं कि O2 का अंतर्ग्रहण होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण होता है। यानी ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, तो ये जो क्रिया कहलाती है ये सांस लेना कहलाती है। यानी इसको हम श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं या तो इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। श्वसन क्या होता है? एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, श्वसन क्या है? जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का, यानी जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है उसका पूरी तरीके से ऑक्सीकरण होता है। जब उसका पूरी तरीके से ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी तथा क्या निकलती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर? ये हो गया। आगे इसमें क्या लिखोगे? और भी 2-3 डिफरेंस अंतर को आप इसमें ऐड करोगे क्योंकि एक पॉइंट से तो होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे लिखोगे यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। ठीक है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। यानी क्या लिखोगे? श्वासोच्छ्वास, ठीक है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया, तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया सेल के, ठीक है, सेल के बाहर होती है। ओके, क्या लिखोगे? ये जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया यानी कि ये जो सांस लेने की क्रिया है या जो ब्रीदिंग की क्रिया है, ठीक है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया क्या है? शरीर के बाहर होती है। और इनमें क्या लिखोगे? श्वसन की क्रिया सेल्स के अंदर होता है, यानी कि मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोग पढ़े होंगे जो श्वसन होता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस क्रिया हो गया, क्रेब्स चक्र हो गया, ETS हो गया, तो ये सभी क्रियाएं कहाँ हो रही है? सेल्स के तो अंदर हो रही है। सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सभी रिएक्शन जो है, क्रियाएं जो क्या हो रही हैं, चल रही हैं। ठीक, आगे क्या लिखोगे?
इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, यानी श्वासोश्वास में, सांस लेने की क्रिया में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसमें एंजाइम की, किसकी, इसमें एंजाइम की, एंजाइम की आवश्यकता, आवश्यकता यानी कि जरूरत, तो आवश्यकता नहीं होती है। तो किसमें नहीं होती है? ये जो ब्रीदिंग की क्रिया है, सांस लेने में, यानी ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जा रहा है, तो इनमें हमें किसी प्रकार के एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी किसी प्रकार की एंजाइम नहीं चाहिए। लेकिन श्वसन में क्या लिखोगे, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसमें एंजाइम की, एंजाइम की आवश्यकता, आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी श्वसन में अगर श्वसन की क्रिया होगी तो श्वसन की क्रिया के लिए एंजाइम चाहिए, लेकिन अगर ब्रीदिंग की क्रिया होगी उसके लिए एंजाइम चाहिए, लेकिन अगर रेस्पिरेशन की क्रिया होगी तो उसके लिए किसी प्रकार के एंजाइम की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार की जो एंजाइम होंगी उस एंजाइम की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती और इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। यानी कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो इनमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगी, लेकिन इनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो क्या लिखोगे, श्वसन की क्रिया में या इसमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज का ये जैव रासायनिक क्रिया है, और जब ये जैव रासायनिक क्रिया है तो इनमें पूरी तरीके से, है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पूरी तरीके से ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण से हमें एनर्जी मिल रही है। एग्जाम्पल जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जब हम बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, जब हम फास्ट रहते हैं, तो धीरे धीरे एक दिन दो दिन या एक दिन दो दिन हम भूखे रहें तो जो हमारी बॉडी होती है उसमें एनर्जी एकदम लॉस हो जाती है, ऐसा लगता है एकदम सुस्त हो गई, हमारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। और जैसे हम कुछ खा लें, है ना, कुछ खा लेते हैं तो हमें हमारे बॉडी में हमें एनर्जी आ जाती है, यानी कि हमारी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो भोजन हम खाते हैं, यानी जो कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं, उसका पूरी तरीके से ऑक्सीकरण होता है, और जब पूरी तरीके से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है, H2O बनता है, साथ साथ ढेर सारी मात्रा में हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, तो ये होता है श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। क्या? श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है धमनी तथा सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या? धमनी तथा सिरा में, ठीक है, धमनी में तथा सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखोगे, धमनी तथा सिरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी तथा सिरा में, धमनी तथा सिरा यानी आर्टरी एवं वेन, सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। धमनी तथा सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें? धमनी में तथा सिरा में। धमनी में तथा सिरा में क्या अंतर है, इस अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो एक साइड आप क्या लिखोगे, धमनी लिखोगे, और दूसरी साइड आप क्या लिखोगे, सिरा लिखोगे। ठीक, तो एक साइड धमनी और एक साइड सिरा। ठीक है, तो एक साइड क्या लिखो, धमनी, एक साइड धमनी, ठीक है, एक साइड क्या लिखेंगे, धमनी लिखेंगे, और धमनी को हम कहते हैं आर्टरी। ठीक है, क्या कहते हैं, आर्टरी।
ठीक है, और दूसरी साइड क्या लिखेंगे, सिरा, सिरा को वेन। ठीक, तो धमनी और सिरा में अंतर। अब धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहले अगर हम धमनी की बात करें तो आप क्या लिखोगे, इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है और इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, धमनी में ब्लड, ठीक, धमनी में ब्लड, ठीक है, ब्लड हृदय से अंगों की ओर, हृदय से अंगों की ओर, तो हृदय से अंगों की ओर बहता है। ठीक है, अंगों की ओर बहता है। ये आप किस में लिखोगे, ये आप लिखोगे धमनी में। ठीक है, सिरा में क्या लिखोगे, सिरा में ब्लड, सिरा में ब्लड, ठीक है, सिरा में ब्लड अंगों से, कहाँ से, अंगों से हृदय की ओर, ठीक है, अंगों से हृदय की ओर बहता है, हृदय की ओर बहता है। यानी कि धमनी का कार्य है, धमनी का कार्य होता है कि वो हृदय से, यानी जो हमारा शुद्ध ब्लड है, उस शुद्ध ब्लड को हृदय से लेकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। तो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन किया, शरीर के विभिन्न भागों में जो ब्लड को पहुंचाने का कार्य जो करती है वो कौन करती है, धमनी करती है। और अंगों से, यानी कि सभी अंगों से ब्लड को लेकर हृदय की ओर ले जाने का कार्य कौन सी कौन करता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो आप बताओगे सिरा करता है। क्या करता है, कौन करेगा, सिरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट, धमनी की दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है। ठीक है, क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, धमनी की दीवारें, ठीक है, या आर्टरी की, ठीक है, किसकी, आर्टरी की दीवारें अत्यधिक मोटी, क्या, अत्यधिक मोटी, तो अत्यधिक मोटी तथा ठीक है, मोटी तथा क्या होती है, लचीली होती है। ठीक है, तथा लचीली, यानी कि ये कैसी होंगी, लचीली, लचकदार। ठीक है, तो लचीली होती है। सिरा में क्या लिखोगे, सिरा की दीवारें कम मोटी तथा कम लचीली होती है। ठीक है, इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती है। तो इसमें क्या लिखोगे, वेन की दीवारें, वेन, ठीक है, वैन की दीवारें, ठीक है, दीवारें कम मोटी, सॉरी कम पतली, कम पतली तथा, ठीक है, पतली तथा, तो दीवारें पतली तथा कम लचीली होती है। क्या होंगी, कम लचीली, लचीली होती है। यानी जो आर्टरी होगा, दीवार मोटी है, जब दीवार मोटी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, लचीला है। आर्टरी की दीवार मोटी है तो वो ज्यादा से ज्यादा लचीला है, और यहीं पे जो वेन की दीवार पतली है तो ये ज्यादा से क्या है, कम लचीला है। ठीक है, इसके आगे धमनी में कपाट नहीं होते, लेकिन, ठीक है, लेकिन इनमें जो स्थान स्थान पर कपाट होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, कि धमनी में, आगे क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट, धमनी में कपाट नहीं होते हैं ना। जो धमनी है तो धमनी में कपाट नहीं होते हैं। और सिरा में क्या लिखोगे, कि सिरा में कपाट होते हैं, कपाट
होते हैं। यानी कि जो आर्टरी है, आर्टरी में कपाट नहीं होगा, लेकिन सिरा जो है सिरा में कपाट होते हैं। ठीक है, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल रंग का होता है और ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग के होते हैं। धमनी का रंग गुलाबी या चटक लाल रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगी? आर्टरी का रंग, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आर्टरी का रंग, ठीक है, आर्टरी का रंग गुलाबी या, ठीक है, रंग गुलाबी यानी कि पिंक, ठीक है, तो गुलाबी या चटक लाल रंग, चटक लाल, तो चटक लाल रंग का होता है, चटक लाल रंग का होता है। तो कौन होगा? ये जो आर्टरी होगी वो चटक लाल रंग की होती है। ठीक है, वेन में क्या लिखोगे? ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग की होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? शिरा यानी कि जो वेन है, वेन गहरे लाल या नीला बैगनी रंग का, नीला बैगनी रंग के होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है, धमनी और सिरा में अंतर। इसके बाद धमनी प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? धमनी प्रायः, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसमें, धमनी प्रायः, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आर्टरी प्रायः, ठीक है, आर्टरी प्रायः, ठीक है, तो प्रायः त्वचा से दूर, ठीक है, क्या होगी? त्वचा से दूर एवं गहराई में, ठीक है, एवं गहराई में स्थित होते हैं। क्या होंगे? एवं गहराई में स्थित होते हैं। और यहीं पे क्या लिखोगे? यहीं पे जो हमारी वेन है, तो वेन क्या लिखोगे? वेन, नेक्स्ट पॉइंट, वेन प्रायः त्वचा के समीप, ठीक है, प्रायः त्वचा की, ठीक है, जो वेन होगी ये प्रायः त्वचा की समीप स्थित होती है। तो वेन प्रायः त्वचा की, किसके? त्वचा के समीप, समीप का मतलब क्या है? पास, तो समीप स्थित होती है। क्या होगी? इसके समीप स्थित होती है, तो ये वेन क्या करेगी? प्रायः, है ना, ज्यादा से ज्यादा करके कहा, जो त्वचा होगा त्वचा के समीप में ये स्थित होता है। क्लियर बात? तो ये हो गया आपके धमनी और सिरा में अंतर। यानी धमनी सिरा में अंतर, पहले हमने क्या बात की कि धमनी में ब्लड हृदय से अंगों की ओर बहता है, सिरा में ब्लड अंगों से हृदय की ओर बहता है। आर्टरी की दीवारें अत्यधिक मोटी होती है और लचीली होती है, लेकिन वेन की दीवारें पतली होती है, और जब पतली है तो पतली होने की वजह से कम लचीली होती है। ठीक है, इसके बाद धमनी में कपाट नहीं होता, सिरा में कपाट होते हैं। आर्टरी का रंग गुलाबी रंग या चटक लाल रंग का होता है और वेन गहरे लाल रंग या नीला बैंगनी रंग के होते हैं। और आर्टरी प्रायः त्वचा से दूर यानी गहराई में स्थित होती है, यानी जो हमारा स्किन है ये स्किन से दूर गहराई में स्थित होती है। लेकिन जो वेन होता है ये प्रायः हमारे त्वचा के समीप, यानी त्वचा के समीप का मतलब क्या होगा? यानी कि पास में, त्वचा के समीप का मतलब हो जाएगा कि जो हमारी स्किन है ये स्किन के पास में स्थित होती है। ठीक है, जो हमारी स्किन होगी इस स्किन के पास में ये प्रायः करके स्थित होते हैं। तो ये होते हैं हमारे, ठीक है, ये क्या है? ये है धमनी और सिरा में अंतर। ठीक है, तो ये हमने कितने अंतर देखा? 4 अंतर देखा। ठीक है, धमनी और सिरा के कितने अंतर हमने देखा? 4 अंतर देखा। एक लास्ट अंतर और है। क्या पूछा जाता है? पौधे तथा जंतुओं के लैंगिक व अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या पूछा जाता है? लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में, या अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर बताइए। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे? लैंगिक जनन, लैंगिक, अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी आप लिख सकते हो कि असेक्सुअल एंड डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप एक साइड क्या लिखोगे, अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या लिखोगे, एक साइड अलैंगिक जनन, अलैंगिक, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरे साइड क्या लिखोगे, लैंगिक जनन। ठीक है, दूसरे साइड क्या हेडिंग डालोगे, लैंगिक, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये नॉर्मल सी बात है, एकदम इजी सा है कि कोई भी बच्चा नहीं कह सकता कि नहीं मैम मुझे नहीं आता कि लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होते हैं या क्या अंतर स्पष्ट करें। तो अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है और संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों की आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन में एक ही जनक के द्वारा, क्या, एक ही जनक के द्वारा, किसके द्वारा, एक ही जनक के द्वारा, एक ही जनक यानी कि नर या मादा, तो एक ही जनक की, ठीक है, जनक के द्वारा, द्वारा संतति की, किसकी, संतति की, संतति की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, किसकी, संतति की उत्पत्ति होती है, यानी एक ही जनक है और उसी जनक के द्वारा क्या होगा, जो हमारी संतति होती है उस संतति का उत्पत्ति होती है। ठीक है, इनमें क्या लिखोगे, संतान की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, सेकेंड में क्या लिखोगे, इनमें संतान की उत्पत्ति के लिए, किसके लिए, संतान की, तो संतान की उत्पत्ति के लिए, उत्पत्ति के लिए प्रायः, तो संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः, प्रायः दो जनकों, प्रायः दो जनकों। ठीक है, दो जनकों यानी कि नर और मादा। ठीक है, मेल और फीमेल, तो दो जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दो जनकों की क्या होगी, आवश्यकता होती है। ठीक है, दो जनकों की आवश्यकता होती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए, अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई जीव कर रहा है तो उनमें सिर्फ एकल जीव भाग लेंगे, या हम ये कहेंगे कि एकल जनक भाग लेंगे। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनमें दो जीव भाग लेंगे, यानी कि नर और मादा दोनों जीव भाग लेते हैं। क्या लेंगे, नर और मादा दोनों जो दो जीव होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, अतः सभी विभाजन समसूत्री ही, समसूत्री विभाजन ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, युग्मकों की, है ना, युग्मकों की, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, तथा, ठीक है, तथा, तथा, ठीक है, क्या आगे, तथा सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होता है। ठीक है, तथा सभी विभाजन, ठीक है, तो तथा सभी विभाजन, ठीक है, तथा सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही, क्या, समसूत्री, समसूत्री विभाजन ही, समसूत्री विभाजन ही होता है। ठीक है, ही होता है। तो ये किस में है, ये आपका है अलैंगिक जनन में। ठीक है, इसी तरह इनमें क्या लिखोगे, युग्मकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, लैंगिक में युग्मकों की क्या लिखोगे, युग्मकों की यानी गैमेट की, तो युग्मकों की, युग्मकों की आवश्यकता, ठीक है, तो युग्मकों की आवश्यकता होती है। ओके, आवश्यकता होती है,
होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। तो तथा युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, युग्मकों की आवश्यकता होती है तथा युग्मक निर्माण के लिए, ठीक है, तथा युग्मक निर्माण के लिए, युग्मक निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, निर्माण के लिए, ठीक है, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये हो गई क्या, सेक्सुअल और एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक है, क्लियर। आगे इसमें क्या मेंशन करोगे, निषेचन नहीं होता, ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं इसमें, निषेचन नहीं होता है, ठीक है, निषेचन, ठीक है, तो निषेचन, निषेचन नहीं होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, निषेचन की क्रिया नहीं है। लेकिन आप क्या लिखोगे, युग्मकों का संलयन जिसे प्रायः निषेचन कहते हैं होता है। तो आप इसमें लिखेंगे कि युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन जिसे प्रायः, जिसे प्रायः निषेचन कहते हैं, प्रायः निषेचन कहते हैं होता है, होता है, यानी कि नर और मादा यानी गैमेट की सलन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और ये नर और मादा की सलन की क्रिया निषेचन कहलाती है, जो कि क्या होता है, प्रायः होता है, ठीक है, ओके। तो ये होते हैं असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर। इसमें आप बहुत सारी चीजें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर, हमने क्या क्या पढ़ा, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर, उसके बाद धमनी तथा सिरा में अंतर, ओके, फिर श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर, और उसके बाद रुधिर एवं लसिका में अंतर, यानी एक, ठीक है, 2 हो गया, फिर हमारा 3 हो गया, ठीक है, और फिर हमारा 4, यानी कि हमने आज की क्लास में कितने डिफरेंस देखे, आज की क्लास के हमारे कितने डिफरेंस है बेटा, हमारे 2 हैं, 4 है, ठीक है, 4 डिफरेंस हमने देखा, ओके। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर, और इस क्लास को वापस से एक बार देखने हैं और लिंक को शेयर जरूर करने हैं, ओके। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।